गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मानवीय तकाजा है कि आपदा के वक्त लोग एक दूसरे का सहयोग करें, उन्हें जरूरी सुविधाएं और जीवन रक्षक सामग्री उपलब्ध कराएं। मगर कोरोना की इस दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर ऐसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्हें देख सुनकर दिल दहल जाता है। इस वक्त जब देश भर के अस्पताल ऑक्सीजन और इस संक्रमण के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब कई जगहों से कुछ दवा विक्रेताओं, वितरकों और सक्षम लोगों द्वारा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें भी मिल रही हैं। रोगियों और शवों को ढोने वाले वाहन चालक मनमानी पैसा वसूलते देखे जा रहे हैं, तो अस्पतालों में बिस्तर दिलाने, ऑक्सीजन सिलेंडर और इस संक्रमण के लिए जरूरी मानी जा रही दवा रेमडेसिविर आदि उपलब्ध कराने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठने वाले गिरोह भी बड़ी संख्या में सक्रिय हो गए हैं। इस समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई। अब केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि सभी राज्य सरकारों से ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं और दूसरी आवश्यक सामग्री की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का अनुरोध किया गया है। अब तक इस मामले में 157 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। विचित्र है कि जिन मामलों में लोगों को खुद नागरिक बोध और मानवीय संवेदना से संचालित होकर सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, उनमें भी अदालतों और सरकारों को कड़ाई से पेश आना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग अपनी क्षमता के मुताबिक रोगियों की मदद के लिए तरह तरह से सहयोग करते हुए मिसाल पेश कर रहे हैं। चाहे वह मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाना हो, लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो, उन्हें भोजन, दवा आदि उपलब्ध कराना हो, हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग अपनी जमा पूंजी इसके लिए खर्च कर रहे हैं, तो कुछ अपने जेवर तक बेचकर लोगों की मदद को तैयार दिख रहे हैं। ऐसे लोगों से भी कालाबाजारी करने वाले कोई प्रेरणा नहीं ले पा रहे, तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल यह प्रवृत्ति भारत में नई नहीं है। आपदा के ऐसे अनेक दिनों में अमानवीय ढंग से सिर्फ अपने लाभ की चिंता करने वालों को सक्रिय देखा जाता रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनकी इस प्रवृत्ति से लोगों की जान पर बन आती है। कितना विचित्र है कि इस वक्त में कई ऐसे बड़े दुकानदार पकड़े गए हैं जिन्हें ना तो पैसे की कोई कमी है और न उनके कारोबार में मंदी है, फिर भी जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रक जैसे उपकरणों की जमाखोरी और उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर वे कमाई करने की अपनी भूख शांत करने में जुटे हैं। अब हालांकि दूसरे देशों से भारी मात्रा में चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें भी
अपनी पहल पर जरूरी सामग्री की किल्लत को दूर करने में कामयाब होती देखी जा रही हैं। जल्दी ही इस समस्या पर काबू पाने की उम्मीद जगी है। मगर इस आपदा में जो लोग दूसरों की जान की कीमत पर अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं, उन्हें मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने के बजाय कानून से ही सबक सिखाया जा सकता है। राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए, तभी दूर दराज के इलाकों में फैल रही इस महामारी को रोकने में भी मदद मिल सकती है। सोमवार को नेपाल की संसद में मौजूदा सरकार ने अपने बचे रहने के लिए एक आखिरी कोशिश जरूर की, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान वहां जो राजनीतिक तस्वीर बनी थी उसमें यह पहले से तय लग रहा था कि क्या होना है। इसका संकेत साफ होने के बावजूद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में विश्वास मत का सामना किया और नतीजे वही सामने आए जिसका अंदाजा शायद उन्हें भी रहा होगा। गौरतलब है कि नेपाल की संसद में कुल 271 सदस्य हैं, जिसमें सरकार बचाने के लिए कम से कम 136 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। रविवार के घटनाक्रम से कुछ देर के लिए जरूर ऐसा लगा था कि सदस्यों से संपर्क अभियान और जोड़ तोड़ के जरिए ओली अपनी सत्ता बचा लेंगे, लेकिन ओली के पक्ष में सिर्फ 93 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि विरोध में 124 ने। 15 सांसद तटस्थ रहे। यानी पिछले कुछ समय से लगातार चल रही इस मशक्कत का अंत हो गया कि नेपाल की मौजूदा सरकार ही अगले चुनाव तक के लिए काम करे। अब मजबूरन ओली को इस्तीफा देना होगा। हालांकि अगली सरकार बनने तक के लिए शायद वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहें। दरअसल नेपाल में उभरे ताज़ा राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि पिछले साल दिसंबर में ही तैयार हो गई थी, जब प्रधानमंत्री ओली ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और संसद को भंग करने का फैसला लिया। उन्हें फैसले को आनन फानन में राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर डाली। तब सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष ने भी इसे एक तरफा और मनमाना बताया था। इसके अलावा वहां इस मसले पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। सबसे अहम यह कि संविधान विशेषज्ञों ने भी यह सवाल उठाया था कि नेपाल के संविधान में संसद को भंग करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसकी पुष्टि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से हुई जिसमें उसने संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने को कहा। यह ओली के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि शुरू में ही संसद भंग करने के उनके फैसले के पीछे एक कारण यह माना गया था कि संसदीय दल, केंद्रीय समिति और पार्टी सचिवालय में ओली अपना बहुमत खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता की कमान पर उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इस लिहाज से देखें तो संसद में विश्वास मत में उनकी हार ने एक तरह से उसी समीकरण और आकलन की पुष्टि की है। सवाल यह है कि
पिछले करीब 3 साल से कमोबेश सामान्य गति से कामकाज करने के बाद वे कौन से हालात पैदा हुए जिनके चलते ओली के सामने अचानक संसद को भंग करने की सिफारिश करने की नौबत आ गई थी। राजतंत्र के खात्मे और लोकतंत्र की बहाली के बाद नेपाल लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा है। स्टॉप।